हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज हम इस देश में डिमांड पढ़ेंगे। आपको क्या लगा मैं अभी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस हो गया हूं क्या? चलो, हम डिमांड टॉपिक देख रहे थे। हमने डिमांड टॉपिक में चैप्टर नंबर 3A एंड 3B, हमें ऐसा दो चैप्टर है 3 के अंदर। एक है डिमांड एनालिसिस और दूसरा है, वाह बहुत ऊपर तक जाओगे, ये से मजाक नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये से मजाक नहीं होना चाहिए। मेरा क्या सीए बच्चे को नहीं, बराबर से बदला लिया जाता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। चलो बकवास नहीं, शुरू। हमने देखा था डिमांड टॉपिक में 5 से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिवीजन। सबसे पहले हमने मेन इंपॉर्टेंट देखा था डिमांड हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें, व्हेन, व्हाई, एट व्हाट प्राइस एक मैन्युफैक्चरर कितने में वो मैन्युफैक्चर करे, ये सब चीजें एनालिसिस वो करना पड़ता है, इसलिए डिमांड एनालिसिस की जा रही है। लेकिन यहाँ डिमांड जो आप डिमांड करते हो वही डिमांड है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर, बट इन इकोनॉमिक्स दैट डिजायर शुड बी बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। इसीलिए उसके फॉर्मूला में स्टार्टिंग में लिखा है डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। ओके, उसके अंदर हमने और देखा था कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, जो आपकी डिजायर एक्चुअली देखा जाए फुलफिल हो सकती है, उसी को बस अपन इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। नेक्स्ट फीचर में हमने देखा था एक रिलेटिव कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि डिमांड इटसेल्फ अपने आप ऊपर नीचे नहीं होता, क्या देख के होता है, बहुत सारे उसके क्या है, फीचर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सॉरी फीचर्स बोलूं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ड्यू टू विच डिमांड वेरी। डिमांड इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। डिमांड शुड बी ए रिलेटिव कंसेप्ट, कंपेयर विद व्हाट, डिमांड को प्राइस से, डिमांड को गवर्नमेंट पॉलिसी, डिमांड को पॉपुलेशन, डिमांड को टेस्ट हैबिट से, तो हर चीज से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था डिमांड इज एसेंशियल, मेन एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। मेजरली वो टाइम एंड प्राइस से ज्यादा को रिलेट करता है, और वही चीज हमने आगे देखा जो डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। नेक्स्ट आता है क्या है, जल्दी से पहले ये बता दो, आप भूल गए हो क्या? डिमांड क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसका फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिमांड में हमने देखा था क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, जो लिखा है वही पढ़ेंगे, वही लिख के आएंगे, सिंगल वन ऐसे नहीं बोलने का, डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या पढ़ना है हमको, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर। कुछ लोग बोलने का और क्या लेंगे, 5-5 रुपए पास ऑन करूं क्या, ऐसे बोल, पास कर दो, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा ना, हाँ शर्माओ मत। नेक्स्ट हमने उसके अंदर मेन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम सिंपल सा है, शेड्यूल भी एकदम सिंपल सा है। डायग्राम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कर्व डीडी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ये क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट हमने देखा है इसके अंदर व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं क्या, डिमांड को। तो हमने क्या देखा है, टेक्टिक्स पावना। तो अब मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, देखते हैं किसको किसको याद आता है। T stands for taxation, E stands for expectations about future price, T taste, habit and fashion, P population, I income, C complementary goods, S substitute goods, P price, A advertisement, O other factors, and nature of product। सबको याद है? अब मैं पूछूं, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। क्या चल रहा है, देश में सिर्फ एक महिला है, इसीलिए महिला शक्ति बोला जाता है। यहां
चलेगा, कोई बात नहीं, शर्माओ मत, मैं पूछूंगा, समय आने दो। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था टाइप। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। वंस अगेन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। जो बोलेगा उसको याद रहेगा। नेक्स्ट क्या बोलूं, जो बोले सोनिया। चलो आ जाओ। नेक्स्ट, ये क्या है? मैं दूसरे में जाता हूं। चलो, सब जगह वही है, चिंता मत करो। नेक्स्ट हमने क्या देखा है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस बाय आपके फेवरेट, एंड उनकी कौन सी बुक्स है? वही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और किस ईयर में किया है? 1890। एंड लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। और dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी x। और इसको आप बुक से भी देखोगे, D स्टैंड फॉर डिमांड, X स्टैंड फॉर कमोडिटी। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी X, F स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ओके। और P स्टैंड फॉर प्राइस, और प्राइस फिर X क्या है? कमोडिटी। फिर उसको ऐसे ऐसे बड़ा चौड़ा करके बहुत सारा 3-4 लाइन आधे पेज भर दिया है। आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? आओ दिखाते हैं। है भरोसा? कैसे? कौन से पेज में बोल दो? ये हाँ, ये देखो, D स्टैंड फॉर डिमांड फॉर अ कमोडिटी, X स्टैंड फॉर कमोडिटी, F फंक्शन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो DFX उसके ऊपर पूरा ज्ञान दिया हुआ है, देख लो। तो उसको एक्सपांड करके लिखना है, ठीक है? आ जाओ अभी, यही था ना हमारा। फिर मेन इंपॉर्टेंट आता है स्टेटमेंट। क्या बोलता है स्टेटमेंट? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, higher the price of a commodity, lower the quantity demanded, and lower the price of a commodity, higher the quantity demanded। ठीक है? नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आंसर्स है ना। व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? नोट एट फिक्स, ए नोट एट फिक्स, no change in taxation policy, no change in expectation about future policy, no change in taste, habit and passion, no change in population, no change in the size of population, no change in income, no change in the price of complementary goods, no change in the price of substitute goods। अंदर का कंटेंट बोलो, किसके लिए बोले? पॉपुलेशन, इनकम, किसके लिए बोले? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। It is assumed that the price of complementary goods will remain constant. If the price of complementary goods change, the demand of goods also will change। चलो, अब हम आते हैं, हमने इसका भी देख लिया था, इसके अंदर तो जाना है हमको, बात अलग है। कहाँ गया ये? अंधेरा छा गया, सफेद सफेद ना, क्या होता है ये? इसको कहाँ है ये? ऐसे क्यों करता है ये मेरे साथ? आओ, टू गुड गिफ्ट्स। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू? अरे पहले बताओ, लॉ ऑफ डिमांड, डीएमयू बोल रहा हूँ, वाह, आप ही की तरह मेरा भी हो गया है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस अलोन चेंज एंड रेस्ट ऑफ द ऑल अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब डिमांड में हमने देखा था, लॉ ऑफ डिमांड में जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज, एंड प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज। इसी को बोलते हैं हम क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन एक्सेप्शन के अंदर क्या हो रहा है? जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। और प्राइस जब डिक्रीज होता है डिमांड भी क्या होती है? डिक्रीज। और यहां पर रिलेशनशिप कौन सी हो जाती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिमांड जा रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। और यदि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनवर्स रिलेशनशिप। टू गुड गिफ्ट्स बोल दो जल्दी से, याद आ रहा है? नहीं नहीं? तो फर्स्ट गुड्स है, तो टू गुड्स है। फर्स्ट इज
प्रेस्टिजियस गुड्स, सेकंड इज हैबिचुअल गुड्स। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? और गिफेन जी को तो भूलना ही नहीं है। जी स्टैंड्स फॉर गिफेन पैराडॉक्स, गिफेन पैराडॉक्स। आई इग्नोरेंस, पी प्राइस इल्यूजन एंड एस स्पेकुलेशन। एक बार देखना है आपको, देख लो आप। हो गया देख के? कहां देख रहे थे तुम? तुम तो नीचे देख रहे थे, बुक्स में, बुक्स में ही देख रहे थे ना। चलो, प्रेस्टिजियस गुड्स। अच्छा, पहली लाइन में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ज्ञान दे दिया उसने, जो कि मैं बता रहा था। कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज एंड बाय लेस व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी तक आपके डायग्राम मैं कुछ दिन पहले आपको ऐसे बता रहा था, ध्यान आ रहा है? कुछ ऐसा, जब इनवर्स रिलेशनशिप रहता है तो कुछ ऐसा डायग्राम रहता है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है तो कुछ इस टाइप से डायरेक्ट रहता है। सेम अपने अपने डायरेक्शन में भागते जाते हैं। ओके, तो वही चीज क्या हो रहा है यहां पास भी। जितने अभी तक आप डायग्राम बना रहे थे कुछ ऐसा आप ड्रॉ कर रहे थे, कैसे? ऐसे। अभी यहां पास क्या हो गया है? अपवर्ड स्लोप हो गया है, अपवर्ड स्लोप हो गया है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है। देख पा रहे हो क्या? अब इसको कैसे आप मेजर करें? यहां पास भी शेड्यूल है। जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करा जा रहा है? 10। जब प्राइस 2 हो रहा है तो वैसे ही क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों? देखते हैं आगे। तो इसलिए जब ये हमने डॉट को कनेक्ट किया तो ये कैसा बना? स्ट्रेट, जिसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रेस्टिजियस गुड्स। क्या होता है प्रेस्टिजियस गुड्स में? एक्सपेंसिव गुड्स लाइक गोल्ड, डायमंड, ये सब क्या है? स्टेटस सिंबल, अपने आप की रईसी दिखाने के लिए होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो इस केस में जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, गोल्ड बताओ 2000 रुपीज या 1000 रुपीज का 10 ग्राम मिलता था, आज 50-55 तक पहुंच जाता है। क्या डिमांड कम होती है? नहीं। क्यों? प्राइस तो बढ़ गया ना। मिल्क तो 10 का 20 नहीं हुआ ठीक से, तब भी गोल्ड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम 1000 रुपीज टू 50,000। क्यों? वो क्या है? एक प्रेस्टिजियस गुड्स है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो प्रेस्टिजियस गुड्स रहता है वहां प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो, पीपल टेंड्स टू बाय। अब बताओ, बेचारी देश के भविष्य, इनकी शादी होगी तो क्या गोल्ड नहीं परचेस करेंगे? अच्छा, तुम लोग बताओ, प्रेस्टिजियस गुड्स में और क्या आ जाएगा? कार आ जाएगी अच्छी और महंगी, आ जाए टेस्ला और महंगा हो जाए, क्या नहीं खरीदने वाले हो? खरीदोगे? मेरे को दोगे एक? नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? गोल्ड या डायमंड में ऐसा होता है ना कि अगर उसके प्राइस ज्यादा ही बढ़ गए तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, पर कम हो गए थोड़े वीक तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, ये एग्री है। क्या उसका इंपैक्ट ड्रास्टिकली इंपैक्ट पड़ता है? नो। आप इनकेस गोल्ड की कमोडिटी को आप मेजर करोगे तो ट्रांजैक्शन तो बराबर चलते रहते हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं, आप कौन से गोल्ड की बात कर रहे हो मालूम है? आप ना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पहुंच गए हो। ठीक है, आपकी भावना वहां पहुंच गई है। बताओ, आपकी शादी होगी, मैं वहां नहीं पूछ रहा हूं, नहीं तो कहीं ईगो हर्ट हो जाए कहीं किसी का। आपकी मान लो शादी हो रही है, लड़के सब एडजस्ट कर लेते हैं, इनसाइड भी हो यार, समझ लो ना। तो अरे मेरी शादी हो रही, खुश? क्या मैं गोल्ड नहीं खरीदूंगा? मैं तो खरीदने वाला हूं भर भर के। इसलिए बोला हूं बिकॉज डिमांड। आप क्या करोगे? महंगा हो गया तो हाफ नेकलेस लेके आओगे क्या अपने वाइफ के लिए? कितने जूते पड़ेंगे पता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तुम कितने नेकलेस लेके जाओगे? हाफ नेकलेस। ये देखो, वो बता रहा है शादी करने वाले वो भाग जाएगी, मेरे लिए नहीं बोल रहा ना। ठीक है, क्या होता है ना, खुद के ऊपर ले ले, नहीं तो क्या स्टूडेंट का ईगो हर्ट हो सकता है। कोई बात नहीं, अपना चलता है। प्रेस्टिजियस गुड्स तो समझ में आ रहा है क्या? यहां पास अपन कंज्यूमर के पॉइंट से बात कर रहे हैं, अपन यहां स्टॉक मार्केट के यहां फ्लक्चुएशन की बात अभी यहां पास नहीं कर रहे हैं, वहां पास भी आएंगे। तो प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में अपन कितना भी प्राइस इंक्रीज हो तब भी अपन क्या कहता है? प्रेस्टिजियस। अच्छा, इतना महंगा हो गया तो भी खरीद के आ रहे हो, वाओ। नेक्स्ट आता है आपका हैबिचुअल गुड्स।
आप चरस, गांजा, कोकीन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, टोबैको या लिकर हो गया, ये सब जो है आपके इनकेस एडिक्शन है तो प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, अब आपके शौके हैं तो अब आप तो पूरा करोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब आप लोग नहीं करते हो इसलिए आपको नहीं पता है, मैं समझ सकता हूं, बट हैबिचुअल गुड्स के केस में ऐसा प्रॉब्लम होता है। हाँ, क्या आता है? देखो यार ये जज्बाती हो रहा है, तुम ना तुम्हारे सेपरेट ये नमक मीट को बोल रहा है, अब ये हैबिचुअल गुड्स में आएगा। मैं इतना बड़ा बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन यहाँ इलीगल है बोलना तो भी मैं दे रहा हूँ, और ये सॉल्ट, शुगर, सर मेरे को मीठा खाने का बहुत मन करता है, अरे क्या पढ़ रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? यहाँ चरस गांजा को आप स्वीट से कंपेयर कर रहे हो, बोलोगे कुछ देर बाद मेरे को पिज्जा खाने का बहुत मन करता है, मेरे को पेस्ट्री खाने का मन करता है, संभालो अपने आप को। हाँ हाँ ना, तो समझो हैबिचुअल गुड्स कौन से होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, टबैको च्यूइंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, या ड्रग्स का कोई एडिक्शन हो गया, इनको अपन क्या बोलते हैं, हैबिचुअल गुड्स बोलते हैं। आप मीठा खाते हो उसको हैबिचुअल गुड्स नहीं बोलते हैं, हाँ आप सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी को बोलो रात को अभी दूध पी के सोने का मन करता है और वो उसकी हैबिट है बोर्नविटा मिल्क पीता है, तो आप उसको बोलेंगे वो एडिक्टेड है क्या? व्हाट इज दिस? डेली खाना खाते हो तो आप एडिक्शन हो गए हो खाना खाने का, मत खाओ कल से। तो इट्स नथिंग लाइक दैट। यहाँ किस चीज का एडिक्शन है, आपको एक दिन नहीं खाना दिया जाएगा, जिंदा रहोगे ना? हाँ रहेंगे। लेकिन जिसको एक सिगरेट पीते हैं ना जो दिन में 4 4 6 6, उसको एक बार कर दो, बोल दो 2 सिगरेट बस कम कर लो, जान निकल जाएगी उसकी। समझ लो, मैंने देखा है। अभी नहीं, हाँ नेक्स्ट नहीं। गिफेन पैराडॉक्स, देखो ये लॉ है और आपके भगवान है, जिसको जो आगे पूछने का है उनसे जाके पूछने का, भी ऐसे बोल रहा हूं आपको स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये एक बार प्रेस्टिजियस गुड्स हुआ, दूसरा हैबिचुअल गुड्स हुआ, पूछना अलग से। अभी ये क्या है, थियोरेटिकल पार्ट है, इसका वास्तविक जीवन में ज्यादा ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको कुछ ना कुछ चीज, सब चीजें आपको भी पता है कि ये हैबिचुअल गुड्स है, टोबैको, जब राष्ट्रीय या कि गुटखा, और कौन सा आता है, विमल। अब कौन है ये? हाँ एडवर्टाइजमेंट आती है, बोलो जुबा के इसकी, हाँ ठीक है। तो उस हाँ ठीक है सुनो, तो उस केस में क्या होता है, जब 1 रुपी का पाउच आता था और आज 10 या 8 रुपीज में कितने का आता है, तुम बोलो 15 रुपए का आता है। बहुत डिटेल है यहाँ लोगों को, कुछ ज्यादा ही सज्जन है और बोलो जुआ के, इसलिए दोनों चल रहे हैं यहाँ। लेकिन समझो, लेकिन आपको समझ में आ रहा प्राइस कितना ड्रास्टिकली, इतना छोटा सा पाउच रहता है। 15 रुपए की तो आप पेन भी नहीं खरीदते हो, वो भी 2 रुपए वाली लेते हो या 5 रुपए वाली लेते हो। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको नहीं बोल रहा, मतलब समझ रहे हैं, लोग पेन भी नहीं खरीदते पढ़ने लिखने के लिए 2 रुपए की, और 15 रुपए का। चलो कोई बात नहीं। गिफेन पैराडॉक्स, ये गिफेन जी कौन थे, इनका नाम नहीं भूलना, इनका नाम था मिस्टर रॉबर्ट गिफेन। ओके, ये इंग्लैंड में अपने रास्तों में चल रहे थे। अब देखो, अब वो चल रहे थे, पढ़ना आपको पड़ रहा है। अब चलते चलते वो गए एक बेकरी शॉप में, वहां देखा ब्रेड में लगा था डिस्काउंट। ब्रेड में लगा था क्या? डिस्काउंट। अब वो देखे उसको, तब भी उन्होंने, इतना ह्यूज डिस्काउंट था। अच्छा आप बताओ कितने का जनरली ब्रेड परचेस करते हो? आप छोड़ देता हूँ, आप बोलो 30 35। देखो ये है दूध ब्रेड, सुबह सुबह मिल्क ब्रेड खा के आता है, कितना अच्छा है, ब्रेड बटर, ठीक है। आप 35 का, मैं कल से 5 रुपीज का बेच रहा हूँ, खरीदोगे आप? हाँ हाँ, और उसमें ऐसे ऐसे करके फंगस निकल आए हैं, नहीं खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदोगे? या कि नहीं भी निकले हैं तो उसका क्या है, डिस्काउंट ह्यूज देखने के बाद आपको क्या डाउट आ रहा है, इतना बड़ा पैकेट है, 35 रुपीज का ऑन एन एवरेज मिलता है, आज ये मेरे को 5 रुपीज मिल रहा, कुछ तो झोल है, ठीक है। तो यही चीज किसने देखा, आपके मिस्टर रॉबर्ट गिफेन ने, और उसमें उनका हो गया गिफेन पैराडॉक्स, और आपको आज यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। सो हाँ, कॉमर्स के न्यूटन थे। तो आप भी घूमते घूमते जाना और कुछ लिख के भेज देना, तो आपका भविष्य पढ़ता रहेगा इसमें, ठीक है। सो उसके कारण क्या हो गया है, रॉबर्ट गिफेन ने ऑब्जर्व किया कि प्राइस ड्रास्टिकली ड्रॉप होने के बाद भी उसको कोई परचेस नहीं कर रहा है, और सब सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को ऐसे केस में परचेस कर रहे हैं।
मीट नॉन वेज जो खाता है, अब बताओ, अभी ब्रेड तक तो नॉर्मल था, यदि कल से यदि 300 रुपीज के जी आपकी चिकन चल रहा है और कोई आपको 50 रुपीज के जी में ला के दे, तो आप क्या करोगे? नमस्कार कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको डाउट है, मे बी वो अच्छा हो, लेकिन आपको क्या डाउट है, ये प्राइस कम क्यों है, क्या ये इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स है, राइट? मे बी आपके हेल्थ को इश्यू हो सकता है, इसलिए आप जाके क्या परचेज करना पसंद करोगे? एक सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स परचेज करना पसंद करोगे। तो वही चीज गिफेन पैराडॉक्स ने बोला था, इंफीरियर गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डिमांड दोज डिमांड्स आर नॉट गोइंग टू बी राइज इवन द प्राइस फॉल। उन क्वालिटी का, उस क्वालिटी के गुड्स जो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स हैं, प्राइस ड्रॉप होने के बाद भी उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती है। तो रॉबर्ट गिफेन ने दो चीज के केस में देखा था, एक ब्रेड हो गया, दूसरा मीट, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस। क्या होता है? अब इग्नोरेंस मतलब, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मत लिख के आ जाना एग्जाम में। जैसे नहीं, सिंपल है, कुछ नॉर्मल भी एग्जांपल होते हैं यार, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपके कॉलोनी में कोई वेजिटेबल सेलर आया, ऑकर आया, आपने उसको पूछा कि, उसने बोला 150 रुपीज के जी। आपने भी न्यूज सुना था कि टोमेटो के रेट बढ़ रहे हैं, ओके? तो आपने, अरे मैडम मैंने तो ये 3 दिन पहले खरीदा था, इसलिए मेरे को 150 में आपको मैं दे पा रहा हूँ, नहीं तो अभी मार्केट जाओगे तो आपको 200 रुपीज के जी मिलेगा। आपको उसने क्या किया? घुमाया। आपको क्या हुआ? इग्नोरेंस था। किस चीज का? एक्चुअल मंडई में आपके क्या रेट चल रहा है, और वहां चल रहा था 80 रुपीज के जी। तो ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द प्राइस यू विल ऑल्सो टेंड टू फॉल। जब प्राइस ज्यादा रेट में भी आपने ज्यादा डिमांड कर लिया, मे बी वो बोलेगा कि नेक्स्ट डे और प्राइस इंक्रीज होने वाली है, ओके? तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, आप ज्यादा प्राइस में भी क्वांटिटी परचेस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। चलेगा, एक बार चेक कर लो, एक बार बुक से, कहां है ये देखो। Sometimes due to ignorance, people buy more of a commodity at high price. This may happen when the consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. Other places अब कंपेयर कर पा रहे हो क्या? आपके कॉलोनी का वेजिटेबल सेलर एंड एक्चुअल में होलसेल मार्केट या कि आपके मेन मार्केट का सेलर में, वहां के रेट में क्या होता है? डिफरेंस है, एंड यू आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द प्राइस प्रिवेलिंग एट द अदर मार्केट। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन मतलब क्या होता है? जो बिग ब्रांड्स रहते हैं, जैसे लिवाइस की 10,000 की जीन्स है, किसने किसने पहनी है? जीन्स पहनी है, लिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, कि वो इस प्रकार से पोर्ट्रे करते हैं कि हायर प्राइस मतलब सुपीरियर क्वालिटी गुड। अब वो जीन्स में क्या डाल देगा भाई, ऐसा समझ में आ रहा है? तो वो क्या करते हैं, ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि हमारे जो गुड्स हैं वो क्या है, एकदम सुपीरियर क्वालिटी के हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, हायर प्राइस में सेल करते हैं। तो हायर प्राइस में भी आप वो जीन्स, सेम जीन्स आपको 500 to 1000 रुपीज में भी मिल रही है, और वही आपको 10,000 में भी मिल रही है। तो हायर प्राइस में आपने एक सुपीरियर क्वालिटी गुड्स खरीद रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्राइस इल्यूजन। एक बार देखो जल्दी से, कहां है ये? कंज्यूमर हैव इल्यूजन ऑफ हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, देयरफॉर the demand for such goods tends to increase with the rise in their price. Example, branded products which are expensive are demanded even at higher price. वहां पास इंफीरियर गुड्स थे, यहां पास सुपीरियर गुड्स है, ऐसा आपको लग रहा है, ये सुपीरियर गुड्स है। वहां पास कौन सा तो गुड्स था? इंफीरियर या लो क्वालिटी गुड्स थे, ओके? गिफेन पैराडॉक्स में लो क्वालिटी गुड्स थे, और यहां पास क्या है, प्राइस इल्यूजन में सुपीरियर क्वालिटी गुड्स हैं, कि जितना ज्यादा एक्सपेंसिव उतना क्वालिटी में अच्छा रहेगा। लास्ट क्या बचता है आपका? स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन के बारे में सोचना, एग्जाम्पल वैसे भी वहां भी ऐसा ही दिया हुआ है। बिफोर दिवाली आपको लगता है कि स्वीट्स के या कि शुगर के, ऑयल के रेट क्या होने वाले हैं, दिवाली में आके तो और ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो दिवाली के पहले से ही वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं, और आपको लगता है यार ये अभी इतने इंक्रीज हो गए, तो दिवाली आने को तो ऑलमोस्ट अभी 1 मंथ है, तब तक और इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी जो इंक्रीज प्राइस है उसी में आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज स्पेकुलेशन। समझ में आ रहा है क्या? पीपल टेंड्स टू बाय मोर एट अ हायर प्राइस बिफोर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में और प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी भी ऑलरेडी प्राइस हाई है,
तो आप और खरीदना प्रेफर करते हो। एक बार इसको रीड करो। सही है, तो एक बार आप लोग बोलो, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड टू गुड गिफ्ट? फर्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड्स, हैबिचुअल गुड्स, गिवन पैराडॉक्स, इग्नोरेंस, प्राइस इल्यूजन एंड स्पेकुलेशन। एक बार आ जाओ, देख लो एक बार, क्या ये ऐसा ही है? इसमें डायग्राम भी आएगा, ध्यान रखना। हो गया। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कॉपी। देश का बच्चा बच्चा इसमें गलती करता है, लेकिन मेरे यहाँ के कोई भी बच्चे इसमें गलती नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस कॉपी? देखो, आपको सबसे पहले बताओ, मैं पूछ रहा हूं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? एनीवन? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? टेट पिक्स पावना। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? टेट पिक्स पावना। टैक्सेशन, expectation about future price, taste, habit and fashion, population, income, complementary goods, substitute goods, advertisement, other factors and nature of product. होता है, तो यही है, ये इतने सारे फैक्टर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है। और उसको लिखना जरूरी था, अदर फैक्टर, मतलब अदर बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब आपका मूड ही है, मूड ही बदल गया आपका, तो डिमांड अपने आप चेंज हो जाएगी, राइट? बाबा रामदेव ने कुछ बोल दिया तो डिमांड चेंज हो जाती है। सो इसके कारण बहुत स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाओ एंड ऑल कुछ भी हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, वेरी करने लगती है। डिपेंड करता है कौन बोल रहा है, शाहरुख खान बोल रहा है, सलमान खान बोल रहा है, आमिर खान बोल रहा है, कि मोदी जी बोल रहे हैं, कि बाबा रामदेव बोल रहे हैं, डिपेंड करता है किसका कहां पास बैठ गया निशाना। ओके, सो यहां पास जो टेट पिक्स पावना है, इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? एनीवन फिर से रिपीट करो। प्राइस। एक प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सब एग्री कर रहे हैं। अब ये प्राइस फैक्टर है, ये तो समझ में आ गया। और यहां पास हम देख रहे हैं चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में तो चेंज ही होने वाला है डिमांड। कौन चेंज होने वाला है? डिमांड। सो मेन यहां है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन, मैं लिख देता हूं यहां पास, चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सो मैंने इसी से स्टैंड करके बताया है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। व्हाट आर दोस अदर फैक्टर्स? कोई बताएगा मेरे को? टेट पिक्स आओना, बराबर, ये क्या है? अदर फैक्टर्स, उसको अदर फैक्टर बोलेंगे। वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन, वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। फिर से एक बार बोल रहा हूं, वो बोलता है डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन सो मेनी अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, अदर देन प्राइस, उसके कारण डिमांड में क्या आएगा? चेंज आएगा। अब चेंज एंड वेरिएशन में लड़ाई मत करना, इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूं कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब वेरिएशन बोलो, वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? क्या आप इसको देख के बोल सकते हो? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। C stands for change, O stands for other factor, P stands for price, and ये V Y है, Y की जगह क्या है? ये V है, that is stands for variation। समझ में आया? स्टूडेंट को क्या होता है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस बहुत सूट करता है,
चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बट सही है क्या ये? नहीं, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, एंड वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स है क्या? नहीं, वो सूट कर रहा है लेकिन आपको सूट नहीं करवाने का, यहाँ देखो ठीक से। डन। अब एक बार रीड कर लो, चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी increase or decrease, demand for a commodity increase or decrease due to change in other factors and price will remain constant। लिखने का अपना अपना तरीका है, हम कुछ अलग बोल रहे थे क्या? नहीं, हम क्या बोल रहे थे? फ्लो में change in demand due to change in other factors and price will remain constant। लेकिन पूरे इसमें मैंने दोनों जगह अलग अलग चीज हाईलाइट की है। क्या क्या है? चेंज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज का वर्ड यूज किया गया है, बट वेरिएशन इन डिमांड के अंदर राइज एंड फॉल का यूज किया गया है। सो इसीलिए मैंने यहां पास एक कुछ कुछ चीजें याद रहेंगी, मैंने ये इंक्रीज एंड डिक्रीज सी में लगाया हुआ है। तो चेंज के अंदर क्या है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड है, बट वेरिएशन के अंदर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तो है, लेकिन उसमें फॉल एंड राइज के बारे में बात करेगा। चलो आ जाओ, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अच्छा, एक चीज आपने और ऑब्जर्व किया है, यदि आपने ठीक से पढ़ा होगा, टैक्सेशन पॉलिसी फेवरेबल कब बोलेंगे? टैक्सेशन पॉलिसी कोई बताएगा मेरे को? फेवरेबल एक वर्ड होता है और एक क्या वर्ड होता है? अनफेवरेबल। क्या हो रहा है? चलो कुछ तो अच्छा बोला, बहुत सही बोल रहा है ये बच्चा, बहुत आगे तक जाओगे तुम, बहुत आगे, बहुत सही बोल रहा है। फेवरेबल हम कब बोलेंगे टैक्सेशन पॉलिसी को? जब टैक्सेशन पॉलिसी कम होगी। लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है, यहां पर फेवरेबल वर्ड यूज करना कंपलसरी हो गया है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं फेवरेबल जब तब होंगी जब वो कुछ चीज इंक्रीज हो रही होगी। व्हाट माय पॉइंट? टेस्ट हैबिट एंड फैशन में आपको बोले आपके टेस्ट वगैरह क्या हो रहे हो, अच्छे हो रहे होंगे या इंक्रीज, तो मतलब इसलिए इसने वर्ड क्या यूज किया सारे अदर फैक्टर्स के लिए। प्राइस में क्या हो सकता है बताओ? फॉल एंड राइज हो सकता है, राइट? प्राइस में हमने क्या है ध्यान रखना है आपको, क्या वस्तु फॉल एंड राइज होगा, और यहां पास क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को? इंक्रीज एंड डिक्रीज तो हो गया, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ओके, एक बार इसको आप रीड करो, आपको समझ में आएगा, मैं आपको फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं।
ठीक है, अब चेंज के अंदर आपका क्या आ रहा है, देखो एक और सेशन लगेगा उसको कंप्लीट। ये नहीं ना, मैं नहीं रुक सकता, ये गलत हो रहा है अभी नहीं। क्या हुआ है, आज आपने सिर्फ क्या पढ़ा है मालूम है, ये लेक्चर मेरे को पसंद नहीं आया क्योंकि आज आपने सिर्फ पढ़ा है एक्सेप्शंस। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है, ये आधा नहीं हुआ है। आ जाओ, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब इसके अंदर इंक्रीज इन डिमांड जब फेवरेबल चेंज होंगे किसमें, अदर फैक्टर्स में, जब फेवरेबल चेंज होंगे अदर फैक्टर्स में, तब जाके आपका क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो अब रीड करो, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक, अब लाइक टेस्ट, हैबिट, फैशन, टैक्सेशन पॉलिसी, इनकम, कॉम्प्लीमेंट, तो आप सब लिख सकते हो, आप दो चार लाइन लिख सकते हो। क्यों, जितने भी अदर फैक्टर्स है आप सब लिख सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो उसने वही लिखा है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन, अब क्लाइमेट कंडीशन की बात करोगे, अब वुलन क्लोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगा, विंटर रहेगा, तो कब बोला जाएगा फेवरेबल, विंटर। अनफेवरेबल कब बोला जाएगा, समर। तो इसलिए उसने वर्ड क्या यूज किया बराबर से यहां पर, फेवरेबल जो कंडीशन होगा, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अदर फैक्टर, क्लाइमेट कंडीशन के कारण आपका डिमांड चेंज होता है, क्लाइमेट कंडीशन के कारण आपका डिमांड चेंज होता है। लेकिन वहां पास इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब वो क्लाइमेट कंडीशन उस कमोडिटी के लिए फेवरेबल होगा। ओके, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स like taste, income, complementary goods, climate condition, and price will remain constant. Okay? So एक बार फिर से आपको क्या समझ में आ रहा है बताएगा कोई? इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स लाइक, डालो पूरा। ओके, नेक्स्ट, decrease in demand due to unfavorable change in other factors and price will remain constant. Other factors like that fix आवना। समझ में आ रहा है क्या? आप जज्बाती मत होना, 5-6 पॉइंट उसके लिखना, उसके बाद अपने आप को रोक लेना। ठीक है, मेरे को पता है आप सबको आता है टेट पिक्स पावना। ओके, तो आप लोग, उसने भी एग्जाम्पल दिया है तो लिखो, यहां 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल होंगे तो आपने 5 भी लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। ओके, समझ में आ रहा है क्या? वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स लाइक, है ना भारी, है ना भारी आंसर। अब when the demand for a commodity fall or rise due to change in price alone and other factors will remain constant like टेट पिक्स आओना, सिर्फ क्या निकालना है, पाव में से पी निकाल देना है तो आओना। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड ड्यू टू फॉल इन, डिमांड कब इंक्रीज होगा बताओ, अब यहां प्राइस का कोरिलेशन है, डिमांड कब इंक्रीज होगा, जब प्राइस फॉल होगी। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड या कि डिमांड राइज ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन while other factors will remain constant like that fix आवना। नेक्स्ट, contraction of demand, contraction of demand, demand of a commodity increase, contraction मतलब डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस क्या होगी, यहां पास इंक्रीज होगी। तो डिमांड फॉल ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन and other factors will remain constant like that fix आवना। समझ में आ रहा है क्या? मजा आया? चलो अभी बारबेक्यू नेशन। ठीक है, अब आते हैं इसके डायग्राम में, बहुत मजा आएगा डायग्राम में, आप उसको मत देखो। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है, मतलब उसमें भी लॉजिक है काफी कुछ। ये मैं बना देता हूं किसका,
सबसे पहले बोलिए। ओहो, मैं थोड़ा रफ में बना रहा हूं। हाँ, सबसे पहले है क्या? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। समझ में आ जाएगा आपको? वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये चेंज का सिंबल रहता है, पता है ना? मैथ्स वाले, नहीं मैथ्स वाले उनको भी, ठीक है। अब ये चीज भी, हाँ भाई, क्वांटिटी ये क्या है बताओ सबको ही? डिमांड है। और ये क्या है? प्राइस है। इसमें किसी को डाउट है तो मैं यहाँ क्वांटिटी डिमांड और ये क्या है? प्राइस। मैं लिख दूं सब जगह, ये क्वांटिटी डिमांड है और ये क्या है? प्राइस है। ये क्वांटिटी डिमांड है, ये क्या है? प्राइस है। ये आपको पता है ना कौन सा एक्सिस है? एक्स वाई एक्स, एक्स वाई एक्स, ये सब चीजें अब समझ में आ रहा है? कितना मजा आएगा आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। ये भी हो गया। अब ध्यान से सुनना, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन, अच्छा इसके अंदर अभी हम कौन सा हेडिंग लिख दें बताओ जल्दी से? ये कौन सा है? एक बनाना है हमको, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। किसमें इंक्रीज है? डिमांड में। पूरा लिख रहा हूं, ध्यान रखना। किसमें डिक्रीज है? डिमांड में। अब यहां पास एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर भटकते रहोगे इधर उधर। आ जाओ, पहले मैं एक्सपांशन इन डिमांड, किसके कारण चेंज हो रहा है यहां पास? प्राइस। अच्छा, बहुत अच्छा सर। सो एक्सपांशन इन डिमांड, तो एक हम ये एक ऐसा एक बना लेते हैं, पर्टिकुलर पी है और एक पर्टिकुलर क्या है? क्यू है। अब बोल रहा है एक्सपांशन इन डिमांड कब होगा? जब प्राइस डिक्रीज फॉल होगी और प्राइस फॉल होगी और डिमांड क्या होगी? राइज होगी। यहां राइज एंड फॉल बोल रहा है तो वैसे करते हैं। तो यहां पास बोला है, इसी ने बोला प्राइस क्या हो रही है? फॉल। डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। तो ये प्राइस का लाइन है और ये क्वांटिटी डिमांड का लाइन है। तो अभी इसको मैं क्या कर रहा हूं? ज्वाइन कर रहा हूं और ये बन गया आपका क्या? डायग्राम। आपका क्या, आपको क्या लगा रॉकेट साइंस अभी मैं कोई यंत्र निकालूंगा और लगाऊंगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? अब आप एक बार फिर से इसकी तरफ टूट टूट के देखना। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोला है तो मतलब डिमांड क्या हो रही है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन मतलब फॉल हो रही है, मतलब प्राइस क्या हो रही होगी? इंक्रीज। एक हम बनाते हैं क्या? पर्टिकुलर एक पी है और पर्टिकुलर क्या है? क्यू है। अरे आप इसको क्या बोल सकते हो? अरे यार ऐसे मत किया करो तुम। हाँ, ये इसको क्या बोल दोगे? P1 और इसको क्या बोल दोगे? Q1। और क्या है? और ये कौन सा है? DD डिमांड कर्व हो गया है। आपको क्या लग रहा था मैं कुछ और लिखूंगा? टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहां पास क्या बोला है? प्राइस क्या होने वाली है? इंक्रीज या राइस। ये मैंने राइस कर दिया और उसके कारण क्या होगा? डिमांड क्या हो रहा है? देखो फॉल। मैं इसको डॉटेड लाइन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया डिमांड। ये क्या हो गया? जब P और Q1, when it moves from P to P1 and Q to Q1, और ये क्या आ गया आपका? डिमांड। मैं आगे का भी भविष्य बताऊं क्या? पसंद आएगा आप लोग को? नहीं, मैं कहीं और बताऊंगा, इसमें बता दूंगा। इसका आप कंबाइन करना, कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने पहले वेरिएशन को क्यों बताया, उसका लॉजिक है। अब यहां पास क्या लिखा है? इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। पी प्राइस कांस्टेंट है, ये क्या है? क्यू है। ओहो, आ गया ना? ये P है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और ये Q है। अब उसने बोला इंक्रीज इन डिमांड होना चाहिए। इंक्रीज इन डिमांड, हम डिमांड तो इंक्रीज कर देंगे, ये लो मैंने इंक्रीज कर दिया। अब उसने बोला है इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। ये क्या है? लेकिन प्राइस है। अदर फैक्टर्स है क्या यहां कहीं? नहीं, तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, डिमांड इज इंक्रीजिंग। और इसका डायग्राम कैसे बनता है? एक सेकंड, अरे यार
इसका डायग्राम ऐसे बनता है कि ऐसे बनता है, बताओ। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, बोलो। सेकंड, ये आपका इनवर्स है, मैंने चीख चीख के पढ़ा है आपको। ये देखो ऊपर ही है, हम डिमांड टॉपिक पढ़ रहे हैं। डिमांड में आपका ये टॉपिक डायग्राम चलेगा और सप्लाई में ये चलने वाला है। और कहां चलेगा? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में भी यही चलेगा। क्यों चलेगा आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? ऐसे मत करो मेरे साथ। सो आपका यहां पर कौन सा चलने वाला है? इनवर्स रिलेशनशिप वाला, ये डिमांड वाला डायग्राम है। सो इसलिए यहां पास क्या कैसे बनेगा डायग्राम? ये डिमांड कर्व बनने वाला है। डन? कोई प्रॉब्लम? आपको क्या लगा मैं कुछ और बनाने वाला हूं क्या? मैं बस दिखा रहा हूं। आओ, यहां बोल रहा है डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। ये क्या है आपका? P है। ये क्या आपका? Q है। बोल रहा है डिक्रीज है डिमांड में, तो ये डिमांड क्या एरिया? ये डिक्रीज कर दिया, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्या बना दूंगा? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब क्या होता है कि कभी कभी बोलता है कंबाइंड डायग्राम बनाने के लिए, तो इसी के अंदर मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज का डायग्राम बना रहा हूं। देखना, ये पर्टिकुलर क्या है? P है, और ये प्यार से, सबको प्यार की भाषा समझ में आती है। ये क्या आपका P है, ये Q है। अब मैं इंक्रीज इन डिमांड का यदि डायग्राम बनाऊं, तो डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो मैंने क्या कर दिया? ये डॉट करके ये ज्वाइन कर दिया। डिक्रीज इन डिमांड का मैंने यदि बनाया, तो ये डिक्रीज इन डिमांड हो गया, ये मैंने डॉट कर दिया। और डायग्राम बनाते वक्त मैं ऐसे ऐसे क्या कर दूंगा? लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये कंबाइंड डायग्राम बन गया, किसका? इंक्रीज एंड डिक्रीज का। ये वाला किसका है? डी डी, ये हम बोल देंगे ये इंक्रीज के लिए है, और ये D1 क्या हो जाएगा? डिक्रीज के लिए है। कंबाइन भी हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और आप कहीं कहीं ऐसे भी दिया हुआ है, तो ये ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब ये देख लो एक बार डायग्राम, ऐसे ही कुछ बनाया हम लोग ने। आ रहा है मजा? ये होता है क्या कंसेप्ट आपका? कौन सा? क्लोज चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। अब चीख चीख के मेरे बच्चे बोले, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स लाइक, लिख दो, that picks Auna. Variation in demand due to change in price alone and other factors will remain constant like fixed Auna. समझ में आया क्या? अब अंदर का मत बोलो, नहीं तो आप भी बोल मैं भी बोल। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये कॉपी है, कॉपी के अंदर चेंज में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ये आप मेमोरी टेक्निक कहीं ना कहीं लिख लो, हाँ, फिर समय आएगा बताऊंगा। कॉपी के अंदर कॉपी लिखो, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड वेरिएशन डिमांड चेंज इन प्राइस। और आपको बाकी पता है अदर फैक्टर एंड सेकंड अपोजिट चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। चेंज के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज आएगा, और उसके अंदर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल का वर्ड यूज किया जाएगा। वेरिएशन के अंदर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन का वर्ड आएगा, बट हेडिंग आएगी, बट उसके अंदर फॉल एंड राइज का वर्ड यूज किया जाएगा। मतलब इतना कट टू कट लिख के आने का एग्जाम में, तो एग्जामिनर कुछ शक बनी निगाहों से आपकी आंसर शीट देखनी पड़े और लगना चाहिए उसको कि आपने क्या किया है? कॉपी किया। और एक्चुअल में आपने क्या किया है? कॉपी। समझ में आ रहा क्या? हो गया? आया मजा? अभी नहीं है? चलो, सो इसी तरह आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा पूरा का पूरा रिवीजन प्लस डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप मैंने स्पेसिफिकली अलग से लिया है। मैं चाहता तो यहाँ पास 2 मिनट में उड़ा सकता था, मेरे को यहाँ कुछ चीज उड़ानी नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखो लास्ट कंसेप्ट बचा है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोप, उसके लिए अपन देखने वाले हैं। डन?
So see you all in the next lecture. Take care. Bye bye.